आज हम सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 जंतुओं में जनन देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर रीडिंग सीरीज खत्म होने के बाद करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पिछले वर्ग में आप जनन या प्रजनन तथा इसके महत्व से परिचित हो चुके हैं। पिछले वर्ग मतलब कि कक्षा 7 में आप जान चुके हैं कि जनन जीवों का अवशिष्ट गुण है। जनन के द्वारा ही सभी प्राणी अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। ये जो वर्ड है यही जनन है, ठीक है। जनन का मतलब होता है कि जो भी जैसा जीव होता है वैसे ही जीव का यानी अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं, जिससे पृथ्वी पर उनका अस्तित्व कायम रहता है। अगर जनन नहीं होता तो जो भी जीव होते हैं उनका अस्तित्व कायम नहीं रहता, उनका जनसंख्या नहीं बढ़ता, ठीक है। जीवों में अगर जनन की क्षमता नहीं होती तो एक जाति विशेष की सभी सदस्यों के मृत्यु के पश्चात उस जाति का इस संसार से अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः जनन या प्रजनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने जीवन काल में अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति कर अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं, ठीक है। यह जैव प्रक्रिया प्राणियों को जीवित रखने के लिए तो आवश्यक नहीं है, ये एक जैव प्रक्रिया है। चूँकि ये जीव में होता है, जीव में होता है तो ये जैव प्रक्रिया हुआ, ठीक है। तो ये जो जैव प्रक्रिया है वो प्राणियों को जीवित रहने के लिए थोड़ी आवश्यकता है, जनन जीवित रहने के लिए आवश्यकता नहीं है, परंतु जाति विशेष यानी जो स्पीसीज होते हैं उनके अस्तित्व को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। इस जैव प्रक्रिया के द्वारा ही किसी जाति विशेष की संख्या में वृद्धि होती है तथा उनके आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। हमने पीछे पढ़ा कोशिका के बारे में, उसमें पढ़ा था जो जीन होता है आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। तो एक आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो उनका सेल उसमें और उनका सेल दोनों सेल मिलकर होता है, ठीक है। तो अपने पौधों में जनन ये तो पहुंचते हैं। पिछले वर्ग में आपने पौधों में जनन का अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम जंतुओं में जनन विधियों का अध्ययन करेंगे। विभिन्न जंतुओं में संतान उत्पत्ति अलग अलग विधियों द्वारा होता है। जो भी हमारे जो जीवन में भी विविधता है तो उसका जो प्रजनन है उसमें भी विविधता होगा। तो जो संतान उत्पत्ति का जो विधि है वो सभी में अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी अंडे देते हैं जैसे गिरगिट्टी हो गया, सर्प हो गया, पक्षी आदि। कुछ अपने जैसे बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया एवं अन्य मैमेलिया कुछ अपने जनक के शरीर से विकसित होकर अलग हो जाते हैं। तो जो हमारा जैसे कि अंडा देने वाले इधर देख लिए हम लोग, ठीक है, और बच्चे देने वाले जैसे मनुष्य, जो भी मैमेलिया है, मैमेलिया वर्ग के जो भी है सभी बच्चे देंगे। और कुछ अपने जनक के शरीर से विकसित होकर अलग हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया। ये हाइड्रा के बारे में हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो आदि कुछ प्राणियों में जनक का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक पूर्ण शरीर बन जाता है, जैसे कि कोशिका में भी ऐसे होता था। और अमीबा की बात करें जो वो एक कोशिकीय जीव है उसमें भी ऐसा ही होता है जैसे अमीबा। इस तरह जंतुओं की जनन विधियों में विविधताएं होती है, ठीक है। कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चा देते हैं, कुछ उसी के शरीर से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, परंतु बृहत रूप से पौधों की भांति जंतुओं में भी जनन विधियां निम्नांकित 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पेड़ पौधे में हमने 6-7 क्लास में पढ़ा। पहला हमारा है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, दूसरा होता है लैंगिक जनन और पहला है अलैंगिक जनन। इसमें एक ही जीव खुद रिप्रोडक्शन होगा उसी में, और इसमें 2 जीव की आवश्यकता होगा। जैसे इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है जो कई प्रकार की विधियों से विभाजित होकर संख्याओं में वृद्धि करता है। और इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में, इसमें 2 विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होता है, जैसे मेल फीमेल होगा, ठीक है। दोनों जनक अलग अलग प्रकार का कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। ये दोनों कोशिकाएं आपस में संयोग करती है। इस संयोग से बनी रचना विकसित होकर अपने जनकों जैसे प्राणी बन जाती है, ठीक है। युग्म बनाएंगे, उससे फिर जायगोट बनेगा और उस प्रकार से एक प्राणी बन जाएगा। जंतुओं में अलैंगिक जनन सबसे पहले हम देखेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चूँकि यहाँ पे जंतुओं के बारे में देख रहे, पेड़ पौधे 7 क्लास में हमने देखा
और यहाँ पे देखेंगे जंतुओं में अलैंगिक जनन। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। पहला हमारा है विभाजन विधि, ठीक है। तो इस विधि से जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। विभाजन जो विधि है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। विभाजन जो होता है वो भी दो प्रकार के होता है। पहला हो गया द्विविभाजन, जिसमें विभाजन होकर दो जीव बन जाएंगे, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें देखिए एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा का शरीर है, ठीक है, जब ये परिपक्व हो जाता है तब पहले इसका न्यूक्लियस विभाजित होता है। हमने जो पिक्चर है नीचे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले न्यूक्लियस दो भाग में बटेगा और उसके बाद जो उसके कोशिका द्रव होता है तो उसमें भी विभाजित होता है, ठीक है। इसके बाद कोशिका द्रव में भी विभाजित होता है और अंत में अमीबा का शरीर जो बीचों बीच से विभाजित होकर दो अनुजात अमीबा बना देता है। तो ये विभाजन हुआ, द्विविभाजन हुआ, क्योंकि दो जीव बन गए। अमीबा में इस प्रकार के विभाजन में करीब 1 घंटा का समय लगता है। जनन की यह जो विधि है वो पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे कोशिकीय प्राणियों में भी होती है, ठीक है। पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, ये भी एक कोशिकीय जीव है। द्विविभाजन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अर्थात जो उचित मात्रा में भोजन हो, तापमान हो, जल हो, उपलब्ध होने पर ही होता है, ठीक है। तो ये सब परिस्थिति होना चाहिए। और अगर प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा तो देखिए हम नीचे देखते हैं उसको। फिलहाल यहाँ पे देखिए जैसा कि सबसे पहले ये जो अमीबा है, ठीक है, तो इसका जो केंद्रक है बीच में, ये दो भाग में यहाँ पे देख रहे बट रहा है। अब ये दो भाग में बट गया, उसके बाद जो हमारे पास जो इसके अंदर जो द्रव होगा, कोशिका द्रव, वो दो भागों में यहाँ पे देख रहे हैं बट रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये अलग हो जाएंगे, यानी कि दो अनुजात यहाँ पे अलग हो गए, दो अमीबा बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से पैरामीशियम में भी होगा, ठीक है, सेम वैसा ही है। तो ये पैरामीशियम बनेगा। तो इसी प्रकार से ये द्विविभाजन था ना, ये दो भागों में बट गया, द्विविभाजन होता है, जो कि अनुकूल परिस्थिति में हुआ। अब यहाँ पे देखिए नीचे बहुविभाजन जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थिति में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए समानता प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा जो है, यानी कि स्वतंत्र एक कोशिकीय जंतु है, यानी एक ही कोशिका है, इसमें बोलेंगे एक ही कोशिका है। तो ये अमीबा के चारों ओर एक आवरण या फिर सिस्ट इसको वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है प्रतिकूल स्थिति में, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो अनुकूल स्थिति है, अगर उसके कुछ विपरीत तापमान बढ़ गया या फिर जल नहीं है, तापमान घट गया, तो ये सब प्रतिकूल परिस्थिति है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसके चारों ओर सिस्ट बन जाता है, आवरण बन जाता है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इस आवरण के नीचे अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो कई बार विभाजित हो जाता है, ठीक है। और जब न्यूक्लियस कई बार विभाजित हो जाएगा तो उतना बार उसका जो जीव है वो उतना बार विभाजित हो जाएगा। तो न्यूक्लियस विभाजित हो जाता है। प्रत्येक विभाजित न्यूक्लियस चारों ओर से कोशिका द्रव द्वारा वो घिर जाता है। जो न्यूक्लियस है बट गया तो वो फिर कोशिका द्रव द्वारा घिर जाता है, ठीक है। जब वो कोशिका द्रव द्वारा घिर जाता है तो इस प्रकार कई अमीबली बनते हैं, यानी बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। अनुकूल परिस्थिति के वापस लौटने पर सिस्ट के फटने से, जब अनुकूल परिस्थिति वापस आएगा तो वो जो सिस्ट होता है, जो आवरण था, वो फट जाएगा, ठीक है। और जब फटेगा तो जो अमीबुल है वो बाहर निकलकर धीरे धीरे पूर्ण अमीबा बन जाता है। वो जो अमीबुल है वो जो छोटा था, मतलब अभी तो वो बच्चा है ना, तो अमीबुल उसको बोलते हैं। और जब वो पूर्ण अमीबा बन जाएगा, जब पूर्ण बन जाएगा तो वो अमीबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार का जो बहुविभाजन है वो कुछ एक कोशिकीय परजीवी जैसे मनुष्यों में मलेरिया बुखार पैदा करने वाले जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये एक कोशिकीय परजीवी है, तो इसमें भी पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से एक आवरण आ जाएगा उसमें, तो ये इसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और वो जो है जब आवरण आ जाएगा तो जो केंद्रक है वो कई देखिए बहुत सारे यहाँ पे केंद्रक है ना, तो ये विभाजित हो गया है। और जब फिर वापस अनुकूल परिस्थिति आएगा तो ये फट जाएगा, तो ये सब बाहर निकल जाएंगे। ये अमीबुल है, ठीक है। फिर बाद में ये अमीबा, पूर्ण अमीबा बन जाते हैं। तो अमीबा में बहुविभाजन हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम है, इसमें भी उसी प्रकार से होगा, ठीक है। ये बहुत सारे केंद्रक में हो गया और ये फिर फट गया तो ये निकल जाएगा सब। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन ये था। अब हम लोग दूसरा विधि देखेंगे अलैंगिक जनन का, तो ये होता है मुकुलन। इस विधि मुकुलन में देखिए जैसे ये जीव है तो इसमें से ऐसे उभार बनकर ऐसे कोई आएगा इसमें,
और ये फिर बाद में अलग हो जाएगा। तो इसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इस विधि द्वारा जनन बहुकोशिकीय जंतु हाइड्रा में होता है, ठीक है। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिका से बना होता है, तो ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में शरीर के मध्य भाग के नीचे एक छोटा सा उभार निकलता है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। यह उभार मुकुल कहलाता है, ठीक है। यह मुकुल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जल्दी ही इसके मुक्त सिरे से कुछ प्रवर्धन जैसी रचनाएं, टेंटेकल्स भी निकल जाते हैं। अंत में यह मुकुल एक छोटे नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर में ये थोड़ा सा इस प्रकार से है, ये रहा बढ़ गया, ठीक है। और इसमें टेंटेकल्स यहाँ पे जो रचनाएं हैं वो निकल आया, ठीक है। और इसको हम लोग मुकुल बोलेंगे। ये बाद में इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से निकला है और यहाँ पे ये अलग हो गया, तो इस प्रकार से ये मुकुलन बोलेंगे इसको, जो ठीक है। बहुकोशिकीय जो जीव है वो हाइड्रा में होता है, ये इसको हम लोग मुकुलन बोलते हैं। कुछ अन्य बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे कि स्पंज हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया और तथा कोरल हो गया, तो इसमें भी मुकुलन द्वारा वृद्धि करते हैं। स्पंज तथा कोरल में नए उत्पन्न मुकुलन अपने जनक के शरीर से अलग नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि इसी अवस्था में उनमें मुकुलन होता रहता है। इस प्रकार स्पंज तथा कोरल के कॉलोनी तैयार हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें कॉलोनी तैयार होगा, तो आप बता सकते हैं एमिनो और कोरला में। हाइड्रा में अलग हो जाता है लेकिन इसमें अलग नहीं होता है, और इस प्रकार से इसमें एक कॉलोनी कोरला के कॉलोनी तैयार हो जाता है, और जो भी स्पंज था उसमें। अब हम लोग देखेंगे तीसरा विधि खंडन। खंडन मतलब अलग, जिसका मतलब ही होता है अलग। तो कुछ सरल जीव जैसे हाइड्रा तथा चपटे कृमि में इस प्रकार के जनन पाए जाते हैं। इन जीवों का पूर्ण विकसित शरीर जब 2 या उससे अधिक भागों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग को पुनः बनाकर एक पूर्ण शरीर बन जाता है। जैसे कोई भी जीव होगा, जैसे हाइड्रा भी है, तो हाइड्रा या चपटे कृमि या फिर जो तारा मछली होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब वो 2 भाग में टूट गया तो वो फिर वापस से पूरा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा जो अपने खोए हुए भाग को पुनः बनाकर एक पूर्ण शरीर बना लेता है। अलैंगिक जनन की यह जो विधि है पुनर्द्भवन भी कहलाती है। अलैंगिक जनन की यह विधि पुनरुद्भवन भी कहलाती है। पुनरुद्भवन उच्च वर्गीय जंतुओं जैसे तारा मछली तथा कुछ केसरुक जैसे छिपकली में भी पाया जाता है। आप देखे वो छिपकली का जो पूंछ होता है जब कट जाता है तो वो पूंछ उसका फिर से बढ़ जाता है, लेकिन छिपकली में सिर्फ पूंछ में ही होता है, ठीक है, बस। लेकिन अगर अलग जैसे तारा मछली की बात किया जाए, तो अगर ये बीच से कट गया, ठीक है, सपोज ये बीच से कट गया, तो ये वाला भाग भी एक पूर्ण तारा मछली बन जाएगा और ये वाला भाग भी। लेकिन अगर पूंछ कट गया तो सिर्फ वो जो छिपकली है उसका पूंछ ही बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वो उसका जो पूंछ है वो एक छिपकली बन जाएगा, ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो पुनरुद्भवन उच्च वर्गीय जंतु जैसे तारा मछली हो गया तथा कुछ केसरुक जैसे छिपकली में भी पाया जाता है। इनमें से तारा मछली में शरीर के सभी कटे भाग खोए हुए भागों को बनाने में सक्षम होता है, ठीक है, परंतु जो छिपकली है तो उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता केवल सीमित भागों में ही होती है। पुनरुद्भवन का मतलब आप समझ गए होंगे, जो पूरा शरीर बना लेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग पुनरुद्भवन की क्षमता बोलेंगे। छिपकली में कुछ भागों में होता है, जैसे छिपकली का पूंछ जब कटकर शरीर से अलग हो जाती है तब शरीर नई पूंछ का निर्माण कर लेता है, परंतु कटी पूंछ खोए हुए शरीर को नहीं बना पाती है, ठीक है। तो इसमें जो पुनरुद्भवन की जो भी क्षमता है वो सिर्फ उसका पूंछ में नहीं होता है ना, जो छिपकली है उसमें कुछ भागों में होता है, ठीक है। लेकिन जो तारा मछली हो गई तो जितना भाग कट जाएगा वो सब एक पूर्ण तारा मछली बन जाएगा। जैसे ये हाइड्रा हुआ, ये बीच से कट गया, ठीक है, तो इसका ये भाग जो है ये भी एक हाइड्रा बना देगा और ये वाला भाग है वो भी एक हाइड्रा बना देगा, ठीक है। और ये रहा इसका बीच से कट गया तो ये भी चपटे कृमि है, तो इसका ये भाग भी पूर्ण बन जाएगा और ये भी भाग पूर्ण बन जाएगा। तारा मछली भी ये बीच से कट गया तो ये भी भाग पूर्ण बन जाएगा, ये भी भाग पूर्ण बन जाएगा। तो ये हाइड्रा था, ये चपटे कृमि और तारा मछली का खंडन था और तथा पुनरुद्भवन था। तो
इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पेंट करते हैं। चैनल पर नए चले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।